अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, today we are going to start MDCAT second year class. ठीक है? In other words, second year course. तो according to the syllabus, इसमें है Coulomb's law of electrostatics. I am not going to teach you Coulomb's law. ठीक है, मामूली सा इसे मैं समराइज कर रहा हूँ एंड देन वी आर गोइंग टूवर्ड्स द एमसीक्यूज। याद रखिए कूलम लॉ के, आपको कूलम लॉ का पता है। कूलम लॉ के कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि दिस इज अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस, नंबर वन। नंबर टू, पॉइंट चार्जेस। और नंबर थ्री, द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन द चार्जेस, नॉट बिटवीन देयर सेंटर्स। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक चार्ज का मतलब है नो करंट। नो करंट का मतलब है नो मैग्नेटिक फील्ड। व्हेन चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग, तो दे आर एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड आल्सो। अ स्टैटिक चार्ज इज एसोसिएटेड विद electric field only, or a moving charge is associated with current, and current means magnetic field. तो याद रखिए कूलम्स लॉ जो है वो मूविंग चार्जेस को अप्लीकेबल नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि इट इज अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस और पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चार्जेस, डायमेंशनलेस चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो इनके साइज से अगर ज्यादा हो तो ऐसे चार्जेस को वी कॉल पॉइंट चार्ज। और इसी वजह से व्हेन द चार्जेस आर पॉइंट चार्जेस, तो फिर डिस्टेंस हम इनके सेंटर्स के दरमियान नहीं लेते बल्कि इनके दरमियान हम डिस्टेंस लेते हैं। ग्रेविटेशन लॉ में आपने पढ़ा था कि द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज, बिकॉज ग्रेविटेशन लॉ इज अप्लीकेबल टू बिग बॉडीज ऑल्सो। पॉइंट में इसको भी अप्लीकेबल है बिग बॉडीज को, मसलन सन और अर्थ को भी अप्लीकेबल है। तो अब हम सन और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस नहीं लेते, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस लेते हैं। क्योंकि अगर आप इनके दरमियान डिस्टेंस लेते हैं तो आप जमीन के रेडियस को नेग्लेक्ट करते हैं। जमीन का रेडियस है 6400 किलोमीटर, यानी आप 6400 किलोमीटर डिस्टेंस को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से कूलम लॉ के तीन लिमिटेशंस हैं। इट इज अप्लीकेबल टू स्टैटिक चार्जेस, इट इज अप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल चार्जेस, डायमेंशनलेस चार्जेस, और द डिस्टेंस इज टेकन बिटवीन देम, not between their centers. If the charges are very very small, तो डिस्टेंस हम इनके दरमियान में लेते हैं, सेंटर से डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखें ये हमारे पास कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लेके तो इसके ऊपर वेक्टर का निशान लेके और इधर आर यूनिट वेक्टर लेके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2, दिस इज अ वेक्टर। तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारे पास डायरेक्शन। तो इसका ये मैग्नीट्यूड फॉर्म है, ये वेक्टोरियल फॉर्म है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि आर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय आर यूनिट वेक्टर। अगर आप आर यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करें तो आर वेक्टर डिवाइड बाय आर, ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करें, ठीक है ना, आर बाय आर, तो आर मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर आर क्यूब। तो दिस इज अनदर vectorial form of the of the Coulomb's law of electrostatics। ठीक है, तो कभी कभार इस तरह हम लिखते हैं, कभी कभार इस तरह। कभी देखिए एमसीक्यूज में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेक्टोरियल फॉर्म ऑफ द Coulomb's law of electrostatics। अगर ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है और ऑप्शन सी में लिखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट है कि परमिटिविटी का क्या मतलब है। तो परमिटिविटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम या मटेरियल व्हिच रिड्यूसेस द कूलम्ब फोर्स बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड परमिटिविटी।
डाइलेक्ट्रिक का मतलब है एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऐसा इंसुलेटर जिसको हम पोलराइज कर सकते हैं। पोलराइज का मतलब है कि अगर आप इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है दे आर स्ट्रेच्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दे आर द चार्जेस आर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड मींस रीअरेंजमेंट। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक टेक्स प्लेस। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब है एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। याद रखें, जब आप दो चार्जेस के दरमियान में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखें तो इनके दरमियान कूलम फोर्स रिड्यूस हो जाता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या मीडियम विच रिड्यूसेस द कूलम चार्ज, द कूलम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का क्या मतलब है? द रीअरेंजमेंट ऑफ चार्जेस इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके दरमियान चार्जेस आर रीडिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर स्ट्रेच्ड बाय अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इस रीअरेंजमेंट को वी कॉल इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक लफ्ज का मतलब है चार्जेस और पोलराइजेशन का मतलब है रीअरेंजमेंट। तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का मतलब है जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को दो चार्जेस के दरमियान में रखें तो वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस टेक्स प्लेस। डाइलेक्ट्रिक का क्या मतलब है? एन इंसुलेटर विच कैन बी पोलराइज्ड। जिस इंसुलेटर को आप पोलराइज कर सकते हैं उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। सही है। आ, अच्छा देखें, ये एक कॉन्सेप्ट है। अच्छा एक बात आप याद रखिए, परमिटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर पोलराइजेशन ज्यादा हो, रीअरेंजमेंट ऑफ चार्ज ज्यादा हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ज्यादा हो, तो याद रखिए उसकी परमिटिविटी ज्यादा होती है। परमिटिविटी मींस कि वो इंटरनल फील्ड को ज्यादा परमिट करती है तो एक्सटर्नल को ज्यादा अपोज करती है। तो प्लीज रिमेंबर, जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखें तो व्हाट हैपेंस, वो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाते हैं, एक इंटरनल फील्ड सेटअप हो जाती है। ये इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल को अपोज करती है तो नेट फील्ड डिक्रीजेस। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड परमिटिविटी। सही है। आ, अच्छा देखिए, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के दरमियान रेशो को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। एप्सिलॉन का मतलब है, एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एप्सिलॉन नॉट का मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों के दरमियान रेशो को वी कॉल रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज यूनिटलेस। ये दो एमसीक्यूज है। देखिए, इसके डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस दे आर कैंसल्ड, तो दिस इज डायमेंशनलेस। नंबर वन, इनके यूनिट्स आर कैंसल्ड, तो दिस इज यूनिटलेस। तो ये एक एमसीक्यू है, दिस इज अनदर एमसीक्यू। अच्छा एक बात आप याद रखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस is very very small. Permittivity of free space है 8.85 10 raised to power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वेरी स्मॉल। तो ये परमिटिविटी कम है और डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज्यादा होती है। तो याद रखिए, ज्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। ज्यादा बाय कम इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। तो एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन वन, लेकिन फॉर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए एप्सिलॉन आर हमेशा वन से ज्यादा होगा। याद रखें, लेकिन दिस विल बी वन फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब मसलन इधर आप लोग लिखें, लोकेट, अगर आप इधर लिखे एप्सिलॉन नॉट और इधर भी एप्सिलॉन नॉट लिखे तो दोनों कैंसल, तो वी आर गेट इन वन। तो फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम
या एयर, एप्सिलॉन आर इज 1, और फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो एक एमसीक्यू ये है, एक ये है। कभी कभार इस तरह एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर लिखा है एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1, एप्सिलॉन आर इज लेस देन 1, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर इक्वल टू 1 वगैरह वगैरह। तो फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इट इज ग्रेटर देन 1। व्हाई? बिकॉज ये ज्यादा है, ये कम है। आप ज्यादा को कम से डिवाइड करें तो वी आर गेटिंग a number greater than 1, and this is a number, this is a dimensionless number। अब मसलन ये नंबर 2 है, तो 2 का ये मतलब है कि इस डायलेक्ट्रिक की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 2 टाइम ज्यादा है। अगर ये नंबर 2 है तो इट मींस ये इससे डबल है। अगर ये नंबर 3 है तो ये इससे ट्रिपल है। अगर ये नंबर 10 है तो ये इससे 10 टाइम ज्यादा है। अच्छा, अब सुने, अगर किसी डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, 2, और आप इसे दो चार्जेस के दरमियान में रखें तो कूलम फोर्स 2 टाइम्स कम हो जाएगा। 3 है तो 3 टाइम्स कम हो जाएगा, 4 है तो 4 टाइम्स कम हो जाएगा, 10 है तो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ नंबर, लेकिन दिस नंबर डज गिव अस एन इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन ये है कि अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है इट मींस ये इससे 10 टाइम ज्यादा है। एक इंफॉर्मेशन। दूसरा, अगर आप इसे दो चार्जेस के दरमियान में रखें तो कूलम फोर्स 10 टाइम्स कम हो जाएगा। अंडरस्टैंड? और दिस इज डायमेंशनलेस, दिस इज यूनिटलेस। फॉर अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दिस विल बी ग्रेटर देन 1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 फॉर फ्री स्पेस या फॉर एयर या फॉर वैक्यूम। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज हैं। अच्छा देखें, आ, देखें, ये एक टेबल है लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं। ये सारे एमसीक्यूज है, सुने जरा। देखो इधर मैंने लिखा है, आप लोग गौर से सुने, देखे तो बात समझ में आ जाएगी, अदरवाइज ना। कंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर, परफेक्ट लफ्ज मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक इज ऑल्सो इंसुलेटर। तो याद रखें, कंडक्टर, कंडक्टर ऐसे मटेरियल को कहते हैं, इधर देखो, थ्रू विच करंट इज पासिंग। क्लियर? लेकिन इसमें पोलराइजेशन डजंट टेक प्लेस। ऐसा मटेरियल, मसलन आयरन, जिंक, कॉपर, ठीक है ना, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या है? कंडक्टर्स हैं। तो इनसे करंट इज पासिंग, पोलराइजेशन डजंट टेक प्लेस। क्लियर? अब अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी पोलराइज्ड, या विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड। अगर लिखा है सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, जिंक, ठीक है, या ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम, क्योंकि ये कंडक्टर्स हैं। कंडक्टर्स में पोलराइजेशन डज नॉट टेक प्लेस। करंट इज पासिंग, पोलराइजेशन डजंट टेक प्लेस। नंबर 2, डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल को कहते हैं कि थ्रू विच करंट इज नॉट पासिंग लेकिन पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। दिस इज एमसीक्यू नंबर 2। ऐसा इंसुलेटर, इंसुलेटर किसे कहते हैं? थ्रू विच करंट इज नॉट पासिंग, लेकिन याद रखें पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। और परफेक्ट इंसुलेटर उसे कहते हैं कि ना उससे करंट गुजर जाता है और ना पोलराइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो ये 3-4 एमसीक्यूज हैं। अच्छा देखें, अगर आप कूलम्स लॉ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखें, सॉरी अप्लाई करें, ओके, ये हमारे पास है एफ मीडियम। आपको पता है कूलम्स लॉ बराबर है 1 ओवर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। इधर अगर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब है कूलम्स लॉ इन वैक्यूम, कूलम्स लॉ इन फ्री स्पेस, कूलम्स लॉ इन एयर। अगर इधर एप्सिलॉन नॉट है तो इसका मतलब है चार्जेस वैक्यूम में पड़े हैं, चार्जेस फ्री स्पेस में पड़े हैं, चार्जेस हवा में पड़े हैं। अंडरस्टैंड, यानी चार्जेस के दरमियान देयर इज एयर या वैक्यूम या फ्री। और अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रखें तो फिर एप्सिलॉन नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन। सो दिस इज द कूलम्स लॉ इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अभी हमने पढ़ा एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इट मींस एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन आप इधर पुट करें, आप इधर पुट करें तो इस तरह आ जाएगा। इससे अगर आप एप्सिलॉन आर कॉमन ले लें तो इस तरह, व्हाट इज दिस, दिस इज एफ वैक्यूम, दिस इज एफ वैक्यूम। तो इसका मतलब है एफ मीडियम बराबर है एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब गौर से देखो, हमने अभी पढ़ा कि एप्सिलॉन आर 1 से, शाबाश, एप्सिलॉन आर 1 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है। तो आप मुझे ये बताइए, जब आप किसी चीज को 1 से ज्यादा नंबर से डिवाइड करें तो वो कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? शाबाश, कम हो जाते हैं कि बढ़ जाते हैं? कम हो जाता है। तो इसका मतलब है एफ मीडियम इज लेस देन एफ वैक्यूम। ये है लेस, ठीक है, ये सही कर, दिस इज लेस। यानी जब आप दो चार्जेस के दरमियान में किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखें तो कूलम फोर्स डिक्रीजेस, यानी ये फोर्स ज्यादा है। अब अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 है, इस फोर्स को आप 2 से डिवाइड करें तो ये कम हो जाएगा। तो याद रखिए एफ मीडियम जो है वो एफ वैक्यूम से कम है। तो कंसेप्ट अब ये है कि जब भी आप दो चार्जेस के दरमियान में किसी डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करते हैं तो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स रिड्यूसेस। ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया कि एफ मीडियम जो है ये एफ वैक्यूम से कम है। और याद रखें, अगर आप ऐसा करें कि इस एप्सिलॉन आर को इधर ले आए और इस एफ मीडियम को इधर ले आए तो दिस इज ऑल्सो द रेशियो बिटवीन एफ वैक्यूम एंड एफ मीडियम। लुक एट, हमारे पास एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर बराबर है एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज वन एमसीक्यू। लेकिन ये एप्सिलॉन आर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर ये नीचे आ जाए और ये उधर चला जाए तो दिस इज एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एफ मीडियम। अब मसलन इस तरह एमसीक्यू आ जाए कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज गिवन बाय, मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, तो बोथ ए एंड बी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे जब आप कैपेसिटर्स के दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो हम इस तरह लिखते हैं एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइडेड बाय सी वैक्यूम। इधर आप देखिए मीडियम की परमिटिविटी ऊपर है, वैक्यूम के नीचे, क्योंकि दिस शुड बी ग्रेटर देन 1। जब आप दो चार्जेस के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक रखें तो एफ मीडियम डिक्रीजेस, तो ये ज्यादा ऊपर रखे कम नीचे। जब आप कैपेसिटर के दो प्लेट्स के दरमियान डाइलेक्ट्रिक रखें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो सी मीडियम को ऊपर रखे और सी वैक्यूम को नीचे। ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है, ये कम है, ये ज्यादा है। तो ज्यादा बाय कम, ज्यादा बाय कम, ज्यादा बाय कम इज ग्रेटर देन 1। तो देयरफॉर एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कुड बी एक्सप्रेस्ड एज, ऑप्शन ए में ये है, ऑप्शन बी में ये है, ऑप्शन सी में ये है और डी में लिखा है ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। अंडरस्टैंड, शाबाश, ये लेस है, ठीक है।
अच्छा देखो, आ, अब हम एमसीक्यूज की तरफ आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक एक एमसीक्यू पढ़ो। ठीक है, दिल की आंखों से पढ़ो, सिर्फ आंखों से ना। ठीक है, लुक एट एमसीक्यू नंबर वन ये है। अभी ये मैंने बताया, शुरू में बताया, a static charge particle is associated with electric field only, magnetic field only, both none. शाबाश, electric field only. A static charge particle is associated with electric field only. अच्छा सुने जरा, ये तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। अच्छा एक बात आप याद रखिए, अगर इस तरह का एमसीक्यू आ जाए, सुने जरा, कि a static charge particle is associated और नीचे लिखा हो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी। इलेक्ट्रिक, याद रखिए, चार्ज विदाउट मेस इज इम्पॉसिबल। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, चार्ज विदाउट मेस इज, चार्ज विदाउट मेस इज इम्पॉसिबल। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है लेकिन इसका मेस भी है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है लेकिन इसका मेस भी है। तो याद रखिए, मेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड, चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इस तरह आ जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन फील्ड, बोथ ए एंड सी, तो बोथ ए एंड सी। अच्छा अगर ये एमसीक्यू इस तरह आ जाए कि a static charge particle is associated with how many fields, और नीचे लिखा 1 2 3 4, तो how many fields? 2, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटेशन फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल का मेस बहुत ज्यादा कम होता है लेकिन मेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फील्ड। सही है, क्लियर कंसेप्ट? हाँ, एमसीक्यू नंबर 2, आराम से पढ़ो। टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल्स, न्यूट्रल मटेरियल्स का मतलब है कि इनके ऊपर चार्ज नहीं है, आर रब्ड टुगेदर, वन एक्वायर्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज। वन एक्वायर, एक्वायर्स का मतलब है रिसीव्स, गेन्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज, द अदर मस्ट हैव, द अदर मस्ट हैव। देखिए इट इज वेरी सिंपल, लुक इट, अगर ये दो बॉडीज आप सपोज रब कर रहे हैं, तो रबिंग की वजह से one will lose the electron and the other will gain the electron। क्वेश्चन ये है कि जब आप इन दोनों को इस तरह रब करते हैं तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, मसलन ये रेड मार्कर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो पॉजिटिवली चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस पर कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए लिखा है टू इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मटेरियल्स आर रब्ड टुगेदर, वन एक्वायर्स अ नेट पॉजिटिव चार्ज। एक पर अगर पॉजिटिव चार्ज आता है, द अदर मस्ट हैव नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि इट मस्ट हैव गेन द इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए कौन सा सही है? लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, लॉस्ट प्रोटॉन्स, गेन प्रोटॉन्स। आपको पता है चार्ज हमेशा, किसी भी बॉडी पर चार्ज हमेशा लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ जाता है। तो अगर एक पर पॉजिटिव चार्ज आया है, दूसरे पर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, शाबाश। एमसीक्यू नंबर 3, एमसीक्यू नंबर 3 में लिखा है कि
If 10 raised to power 6 electrons are added to a pith ball. Pith ball is a very small rubber ball. Pith ball इसे कहते हैं, small rubber ball. If 10 raised to power 6 electrons are added to a pith ball, the negative charge, if 10 raised to power 6 electrons are added to a pith ball, the negative charge on the pith ball will be. तो देखिए, कहते हैं कि अगर 10 रेज टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आप पिथ बॉल को ऐड करें तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, कितना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो याद रखिए, आप लोगों के पास एक इलेक्ट्रॉन पर अगर चार्ज ई है, क्लियर, यानी 1 ई, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है 2 ई, 3 इलेक्ट्रॉन्स पर जो चार्ज है 3 ई, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना होगा, n ई, एंड दिस इज द टोटल चार्ज, इसे हम कहते हैं टोटल चार्ज, ठीक है। और याद रखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज है या वो ई के बराबर होगा या 2e या 3e या 4e या 5e, दरमियान में इट डजंट टेक एनी अदर वैल्यू। इस तरह पॉसिबल नहीं है कि आप किसी मटेरियल से हाफ इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, हाफ छोड़ दे, या ध्वनिम द्विनिम पोटम सलोनिम रिमूव करे या छोड़ दे, इट इज नेवर पॉसिबल। आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं या सप्लाई कर सकते हैं, या 2 या 3 या 4। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन। तो कहते हैं कि अगर आप किसी पिथ बॉल को इतने इलेक्ट्रॉन सप्लाई करें तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, हाउ मच चार्ज इज देयर, ठीक है। तो आप ऐसा करें, n है 10 रेज़ टू पावर 6 और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होते हैं 1.6 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम, 10 रेज़ टू पावर -19 और +6 कितना आ जाएगा, 1.6 10 रेज़ टू पावर -13 आ जाएगा, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। शाबाश। एमसीक्यू नंबर 4 है, Coulomb's law is also applicable to charges in motion. Coulomb's law is also applicable to charges in motion. जी, तो no, Coulomb's law is applicable to static charges. तो ये मूविंग चार्जेस को applicable नहीं है, तो सही ऑप्शन है no. Is it? शाबाश। 5 number, Coulomb's law in vectorial form could be expressed as, Coulomb's law in vectorial form could be expressed as, तो देखिए अभी हमने पढ़ा, लेकिन याद रखिए ये हमारे पास है Coulomb's law। देखो Fe is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R squared, this is a vector। तो इस वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड है और आप देखिए ये इसका डायरेक्शन, अंडरस्टैंड, शाबाश। आपको पता है आर इज अ वेक्टर, तो इस वेक्टर का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन, तो आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। ये वैल्यू आप इधर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by R squared, इधर लिखो R vector divided by R, so I'll write this could be written as 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 और देखिए R multiplied by R squared, so I'll write R cube multiplied by R vector। तो अगर आप देखें ऑप्शन ए में ये लिखा हुआ है तो ये सही है, ऑप्शन ए सही है। आप लोग बी में देखिए, बी में इधर आर क्यूब है, जब इधर आर क्यूब हो तो फिर यहां पर आर वेक्टर होना चाहिए,
तो ऑप्शन बी गलत है। और आप अगर ये देखिए नीचे आर क्यूब है तो आप देखिए यहां पर आर है, तो ए सही है, सी भी सही है, तो डी सही है, बोथ ए एंड सी, ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा देखें, लिखा है एमसीक्यू नंबर 6, द फोर्स बिटवीन टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस इज 120 न्यूटन। दो स्टेटिक पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स 120 न्यूटन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल, अगर आप चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को डबल करें तो कहते हैं द न्यू फोर्स विल बी। तो देखो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स हमें गिवन है 120 न्यूटन। अंडरस्टैंड? अगर आप लोग एफ डैश लेके न्यू फोर्स लेके एफ डैश, तो एफ डैश बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर डैश स्क्वायर। तो गौर से देखो, कहते हैं कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज डबल, अगर आर डैश 2r के बराबर है, इधर पुट करो तो एफ डैश ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by 2r, and this is squared. So I'll write 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by 4r squared. अगर ये 1/4 आप बाहर लेके तो 1/4, and this is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r squared. What is this? This is the old force F dash is equal to 1/4 multiplied by this is Fe. Fe कितना है? 120 न्यूटन। तो याद रखिए, जब आप चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को बढ़ा लेते हैं तो कूलम फोर्स कम हो जाएगा। आप डिस्टेंस डबल करें तो कूलम फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा। तो पहले अगर 120 न्यूटन था, अब इसको 4 से डिवाइड करो तो हमारे पास एफ डैश आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 7 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेटिक पॉइंट चार्जेस इज हाफ। अगर आप दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को हाफ करें तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिकम्स। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, लुक एट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 divided by r squared. Let this is the old force. अगर आप ऐसा करें कि डिस्टेंस को हाफ करें तो द न्यू फोर्स बिकम्स लाइक दिस। लुक एट, दिस विल बी Q1 Q2 divided by r dash squared. अब साफ साफ लिखा है कि r dash हाफ है। अगर आप डिस्टेंस को हाफ करें, r डैश r/2 के बराबर है, तो इधर r/2 लिखें तो ये r²/4 आ जाएगा। ये इस तरह आ जाएगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r डैश स्क्वायर की जगह लिखो r/2, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर ले ले तो ये 4 हो जाएगा। और देखिए ये 4 अगर ऊपर इधर आ जाए तो हमारे पास एक डैश आ जाएगा, दिस इज 4 and 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। आप लोग देखिए एफ डैश इज इक्वल टू 4 एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द ओल्ड फोर्स विच इज एफ ई। तो याद रखें, जब आप दो चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को डबल करें तो द फोर्स विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो कौन सा सही है?
याद रखिए डबल ना 4 टाइम्स है। क्वार्टर का मतलब है 1/4, क्वार्टर मीन्स 1/4, और क्वाड्रपल का मतलब है 4 टाइम्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी सही है। शाबाश। ये 8 नंबर एमसीक्यू अभी अभी हमने पढ़ा भी। लिखा है एन इंसुलेटर विच कुड बी पोलराइज्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक। जिस इंसुलेटर को आप पोलराइज कर सकते हैं उसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी इन मैथमेटिकल फॉर्म में बी रिटन एज। तो आपको पता है रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के दरमियान रेशो के भी बराबर है। अभी हमने पढ़ा इफ वैक्यूम डिवाइड बाय इफ मीडियम, इफ वैक्यूम ज्यादा होता है इफ मीडियम कम, तो ज्यादा बाय कम इज ग्रेटर देन 1, और सी मीडियम डिवाइड बाय सी वैक्यूम, तो ऑल ऑफ देम। याद रखिए ऑल ऑफ देम, ये अभी हमने पढ़ा। क्यू नंबर 9 में लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का एसआई यूनिट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर? तो आपको पता है ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए, बल्कि आपको याद है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? कूलम स्क्वायर, ये वाला ए, ऑप्शन ए सही है। सही है? लोकेट, आपको याद है के का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस के के जो इसके जो यूनिट्स है, ये हमारे पास ये यूनिट्स है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय कूलम स्क्वायर। अब देखिए के और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में इनवर्स रिलेशन है। तो के यूनिट्स अगर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है, तो परमिटिविटी का यूनिट क्या होगा? उल्टा। आप इसे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन ए सही है। एमसीक्यू नंबर 10 है if the distance between 2 point charge particle is halved the coulomb force becomes। शाबाश। ये वही एमसीक्यू है, सिर्फ फर्क ये है, देखिए ये मेडिकल 2007 में आया है, उधर लिखा था ऑप्शन सी में लिखा था क्वाड्रपल, और इधर ऑप्शन डी में लिखा है 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स और क्वाड्रपल का एक ही मतलब है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे पास ऑप्शन डी सही है। ठीक है? तो इंशाल्लाह दिस इज कंटिन्यूड। Tomorrow there will be a very long class and we will do the remaining MCQs. Thank you very much.